बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल ज़मीनी इंतखाबात हो गए, पूरी कौम ने निज़ाम का नंगा नाच भी देख लिया और डंके की चोट पर नंगी धांधली, बदतरीन धांधला और झरलू फेर दिया गया। यानी कि ना आवाम की फ़िक्र है या ना आइन और कानून की फ़िक्र है, बल्कि बदमाशी के ज़ोर पर इस वक्त पूरे मुल्क को चलाया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रही। खौफे इमरान में ये लोग इस कदर मुब्तला हो चुके हैं कि निज़ाम दांव पर लगा दिया गया है, मुल्क को दांव पर लगा दिया है। लेकिन इमरान खान को ठिकाना लगाने के लिए ये किस हद तक जा सकते थे, हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। तो आज एक बहुत बड़ी खबर जनाब सामने आई है कि ज़िमनी इलेक्शन के फौरी बाद इमरान खान को एक बहुत बड़ी डील ऑफर कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि डील ऑफर करना, इस डील में इमरान खान साहब को कौन कौन सी ऑफर्स दी गई हैं और खान ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान तो डायरेक्टली आर्मी चीफ साहब का नाम ले रहे हैं, उन पर इल्जामात लग रहे हैं। और फिर अब नून लीग और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान एक फड्डा पड़े और ये फड्डा जो है एक नई जंग का आगाज है और ये एक जो है वो नई लड़ाई शुरू हुई है। ये लड़ाई की असल वजह क्या है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है कि अचानक से जब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ एक पेज पर इनको लाया गया, 17 सीटों वालों को वज़ीर आज़म बनाया गया। जाहिर है गेट नंबर 4 पर लटक लटक कर जो ढीले खड़काई शहबाज शरीफ ने और उनके भाई ने और हुकूमती इत्तेहाद ने, तो उसके फौरी बाद ये नून लीग और आर्मी चीफ के फड्डे के दरमियान कौन कौन से अवामिल जो हैं वो इस पर जो है अहम है। और फिर पाक फौज पर जनाब बदतरीन इस वक्त हमले किए गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से। अडयाला जेल से कुछ बड़ी खबरें हैं, तमाम तर डिटेल जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने कुछ अहम तरीन जो पस मंजर है उसको समझना है कि इस वक्त जो नून लीग और आर्मी चीफ के दरमियान फड्डा पड़ा है, आखिर उसकी वजह क्या है। जनाब, सबसे अहम बात तो ये है कि इमरान खान ने अपनी चालों से सियासत की बसात उलट के रख दी है। इमरान खान साहब वाहिद इस सियासत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जो है वो पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। सूरत हाल ये है कि अब वो तन्हा अवामी नुमाइंदगी का दावेदार है और उसने अपनी चालों से ऐसा इनका बंदोबस्त किया कि इनको बंदोबस्त का हिस्सा करार देकर कोने में धकेल दिया है। हुकूमती इत्तेहाद तो ये समझ रहा था कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को किनारा कर देगी, इमरान खान को कॉर्नर कर दिया जाएगा, इमरान खान को खुदे लैन लगा दिया जाएगा। लेकिन आज ऐसा हुआ कि इमरान खान ने अवाम की ताकत से हुकूमती इत्तेहाद को खुदे लैन लगा दिया और हुकूमती इत्तेहाद को ये बात समझ भी नहीं आई कि किस तरह से इमरान खान ने उनके हिसाब से जो है वो खेला है। हुकूमती इत्तेहाद तो ये समझते रहे कि सियासत सिर्फ सौदाबाजी का नाम है, लेकिन जेल में पड़े कैदी ने यह बताया कि सियासत असूलों पर खड़े होने का नाम है। तो आज जो है वो एक शख्स के गिर्द सियासत घूम रही है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, कैदी नंबर 804 जो अडयाला जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है। अब जनाब असल जो लड़ाई शुरू हुई नून लीग की और जनाब इस्टेब्लिशमेंट की, फिर आर्मी चीफ की लड़ाई यहां से शुरू हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन से पाकिस्तान बुलाया गया। लंदन प्लान के मुताबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, जो टॉप मिलिट्री ब्रास है, उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की और उसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई कि आपको 90 सीटें हम दे देंगे, 15 ऊपर से दे देंगे और फिर जनाब आपको जो है मुल्क का वज़ीर आज़म लगाया जाएगा। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से 2/3 मांग रहे थे कि 2/3 हमें देते, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपके गंदे कपड़े भी धोएंगे, आप हमारे गंदे कपड़े धोए, मिलकर जो है हुकूमत मिलकर खाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि 8 फरवरी के दिन अवाम का रेला बाहर निकला, अवाम ने वोट कास्ट किया और अवाम ने एक शख्स को अपना दीवाना बनाया हुआ था और हमने इमरान खान को मायूस नहीं होने दिया। तो जनाब आपने देखा कि अवाम ने मियां नवाज शरीफ की चलती हुई सियासत का जो है कबड़ा निकाल के रख दिया और मियां नवाज शरीफ साहब को हमेशा के लिए खुडे लगा दिया। तो यूं मियां नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बन सके और इस्टेब्लिशमेंट के प्लान को धपड़धूस पाकिस्तान की आवाम ने किया। उसके बाद ये अंदाजा हुआ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी वोट की ताकत नहीं है, हम वोट किसी और को देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट किसी और को लाकर खड़ा कर देती है। जैसे अब 17 सीटें वालों को मुल्क का वज़ीर आज़म लगा दिया है और जनाब मिस्टर 10% को आपने प्रेसिडेंट लगा दिया है। तो ये मुल्क का मजाक है, ये आइन और कानून का मजाक है। चीफ जस्टिस वैसे लंबा लेटा हुआ है तो उससे हम कुछ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ से लड़ाई शुरू हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं बने। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो आपने यकीन दहानी करवाई थी, आपने मेरे साथ डीलें की थी, लंदन प्लान भी आपके सामने था, आपने मुझे यहाँ पर बुला लिया और आप वो ये रोना रो रहा है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों बुलाया। तो आप ये देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब
जाली एक इनकलाबी बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह के जरिए, जावेद लतीफ और दीगर लोगों के जरिए कि जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा इनकलाब लाने जा रहे हैं, वो जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट खड़े हो जाएंगे, मुजामत करने जा रहे हैं, सारा कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन 21 अप्रैल का इलेक्शन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी बूटों के अंदर लेटा हुआ है और वो बूटों में सर देकर अभी भी एक ही बात कर रहा है कि खुदारा मुझे वज़ीर आज़म लगा दो, मेरी अना का मसला है और मैं जनाब इस सियासत का जो है वो एक बार फिर से इसमें एंट्री करना चाहता हूँ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके हाथ खड़े हैं कि अवाम ने जिस तरह से इनके प्लान्स को परंदा फेर के रख दिया है, आज से पहले जो है वो जनाब कभी नहीं हुआ। अब ये सारी सूरत हाल जनाब आपके जो है वो सामने है कि एक यहाँ से लड़ाई का जो है वो आगाज़ हुआ। अब दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं देना चाहती और अब डंके की चोट पर बंदूक की जो है वो नोक से जनाब उनसे एक्सटेंशन दिलवाई जाएगी और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सीटें दी गई हैं कि आपको 2/3 हम दे देंगे और 2/3 देकर आपने 2-3 शख्सियात की एक्सटेंशन देनी है। एक तो एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उनको जनाब ये एक्सटेंशन दी गई, DJI को जो है वो जनाब आपने जब तक उनका दिल करता है वो तब तक उनको एक्सटेंशन दे दी गई है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन दी गई है। अब जनाब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को नवंबर में एक्सटेंशन दे दी जाएगी, ये कानून पास हो जाएगा। और दूसरा ये कि ताकतवर शख्सियत यानी कि ताकतवर शख्सियत जंगल का बादशाह, तो जनाब उन्होंने मोहसिन नकवी के जरिए एक धमकी पहुंचाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ साहब ये प्लान बना रहे हैं कि अगर इन्होंने मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं लगाया तो हम इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो ताकतवर शख्सियत ने जनाब मोहसिन नकवी के जरिए धमकी दी कि आप फॉर्म 47 वाली हुकूमत हो और नवाज शरीफ साहब अगर तुमने यहाँ पर मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का हल्का खोल देंगे और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो जीत है वो जनाब उस पर ठप्पा है कि वो जीती हुई थी लेकिन हमने तुम्हें ये सीट तोहफे में दी है तो तुम्हारी हम बदनामी कर देंगे और बताएंगे कि जैसे कैसे तुम जो है इस हुकूमत के अंदर आए हैं तो हम डॉक्टर यास्मीन राशिद को जितवा देंगे, तो लिहाजा आप अपने काम से काम रखो, हम तुम्हारी पूरी की पूरी हुकूमत को समेट देंगे और शहबाज शरीफ को खुडे लेने लगा देंगे अगर हमें एक्सटेंशन ना दी गई। मोहसिन नकवी जो है वो इस वजह से शहबाज शरीफ को रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो उनको आंखें दिखाता है, वो बदमाशी कर रहा है, वो जनाब मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार है और आप 1 साल के बाद देखेंगे भी कि मोहसिन नकवी साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म लगाया जाएगा अगर जनाब ये ताकतवर शख्सियत को एक्सटेंशन नहीं दी जाती और उनको वज़ीर आज़म लगाकर 1 साल के बाद जो है वो नवंबर से पहले अगले साल के उनको वज़ीर आज़म लगाकर अपनी मर्जी से जो है कुछ कानून पास करवाए जाएंगे और फिर ताकतवर शख्सियत जो है वो एक्सटेंशन लेकर अपने 3 साल का टेन्योर मजीद बढ़ा लेगी। तो मोहसिन नकवी साहब जो है उनको ऐन मुमकिन है कि उनको 1 साल के बाद इस मुल्क का वज़ीर आज़म लगाया जाएगा और वो कैसे लगेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है उनसे एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले भी होंगे। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो थपकी देगी और तहरीक एतमाद के जरिए शहबाज शरीफ साहब को जो है वो हटा दिया जाएगा, मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म लगाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वोट उसके अंदर शामिल होंगे और जो आपने देखा कि सेनेट इलेक्शन के अंदर भी 2 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी के पलड़े में पड़े। अब वो 2 शख्सियात कौन है अभी तक नहीं पता चल सका क्योंकि जो है वो सेनेट का इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होता है, तो अभी तक उसका पता नहीं चल सका। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये इशारा दिया, ये जनाब उनको मैसेज दिया कि हमारे पास अक्सरियत मौजूद है, हम कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो आपको घर भेज सकते हैं। और इसी वजह से कुछ बाज वज़रा जो हैं वो अपने ऑफिस नहीं जाते, दफातर नहीं जाते, वो ये बात कर रहे हैं कि हम जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है और हम ऑफिस जाकर क्या करें, हम वजीर नहीं हैं, हम तो यहाँ पर पपेट्स हैं। और इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में कुछ जो सफारतकार हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो जनाब ये लड़ाई यहाँ से शुरू होती है और फिर अब ये धमकियां तक बात आप पहुंची है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी क्या कर रही है और फिर उनको पैगामात पहुंचा दिए गए, धमकी पहुंचा दी गई है कि जनाब अगर आपने हमें एक्सटेंशन न दी तो फिर आपको भी हम घर भेज देंगे। अब ये असल फड्डा जनाब यहाँ से शुरू हो जाता है और फड्डा बढ़ता बढ़ता बहुत आगे जा चुका है। आपने इस वीडियो को मिस करना, आखिर तक जरूर देखना है कि इस वक्त इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी डील की ऑफर हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अचानक से जनाब वो उनका आर्मी चीफ से फटा, वो जनाब पाक फौज पर हमले कर रहे हैं। ये मामला जनाब क्या बना है, तो आपने जनाब कल ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट भी देख लिया, जिस बेदर्दी से पाकिस्तान की वोटों के ऊपर डाका डाला गया, पाकिस्तान की आवाम को रौंद दिया गया। ये जनाब आज से पहले हमने होता हुआ नहीं देखा। ढाका कैसे बना था, 1971 कैसे हुआ था, आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। अगर आप मुतज़मान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब कुछ तो था कि शेख मुजीब जो है वो कुछ तो था वहाँ पर कि आपने कितना जुल्म ढा दिया। आपने अभी भी देखा कि जो है वो औरतों पर जुल्म हुए, जुल्म बरबरीत की इंतहा कर दी आपने, जनाब टॉर्चर किया, सेक्सुअल टॉर्चर किया आपने, क्या कुछ नहीं पाकिस्तान की आवाम के साथ किया। हमारी औरतों की गिरबान आपने फाड़ दिया, अपने घरों से लोगों को उठा लिया। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम खामोश हैं,
اور وقت آنے دیجیے، ہم انشاءاللہ بولیں گے، ہم بتائیں گے کہ جناب انہوں نے کیا کیا کیا، ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا ظلم اٹھائے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ داستانیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں۔ تو خیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر ایک اہم ترین گفتگو کی۔ ان کے دو اہم ترین انٹرویوز ہیں، ایک جناب AR1 نیوز کو انہوں نے جو ہے وہ انٹرویو دیا، اور دوسرا انٹرویو جناب انہوں نے جیو نیوز کا پروگرام نیا پاکستان میں دیا۔ اور جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے بات کی کہ اگر ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں، اگر عمران خان ہم سے بات کرتا ہے تو ان کی رہائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز عمران خان تک کوئی آفر دے رہی ہے کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کھڑا ہونے کا وقت ہے اور ہم جناب یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ لیکن آپ نے نون لیگ کا طریقہ بات سمجھنا ہے کہ جب یہ ان پر مشکل ہوتی ہے تو یہ لمبا لٹ جاتے ہیں، یہ معافیاں مانگتے ہیں، گھٹنوں کے بل آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سر پر آ جاتی ہیں، ان کی آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہاوت بھی ہے۔ تو اب یہ نون لیگ جو ہے وہ ایک جعلی بیانیہ بنا رہی ہے، اور جب ان کی حکومت چلی جائے گی تو یہ کہیں گے جناب مہنگائی ہم نے نہیں کی تھی، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ہم تو بے بس تھے، حکومت تو جناب آرمی چیف چلا رہے تھے، کوئی اور چلا رہا تھا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس سیاست کے اوپر کام کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور دیگر لوگ جو ہیں تواتر سے انٹرویوز دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا جائے، کیونکہ اب یہ چند دنوں کے مہمان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ایک سال کے بعد ہماری حکومت کا تختہ الٹ کر مسجد نبوی کو وزیر اعظم لگا دیا جائے گا۔ تو اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان ہم سے بات کرے تو ان کی رہائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو سب سے اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ووٹ تو مزاحمت کی سیاست کا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو پاکستان میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ عوام نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کاسٹ کیا۔ آج سے پہلے جو ہے وہ لوگ پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ کاسٹ کرتے تھے۔ 2018 کا الیکشن خان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں لڑا تھا، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کے حق میں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو ووٹ پڑا۔ کیوں ووٹ پڑا؟ کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر آپ نے رجیم چینج آپریشن ہوتے ہوئے دیکھا، عمران خان کا ایک جملہ کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، اور اس ایک جملے نے ایسی پاکستان کی عوام کے دلوں کے اندر جو ہے وہ غیرت جگا دی کہ عوام کھڑی ہو گئی، عوام کو پتہ چل گیا۔ عمران خان صاحب نے عوام کو شعور دیا کہ جناب انہوں نے میری حکومت کو گرایا، ایسے سازش ہوئی، ہر چیز اس نے اپنی قوم کے سامنے رکھی، اور پھر آپ نے ایسا اللہ کا کرم ہوتے ہوا دیکھا کہ عوام کھڑی ہوگی، عوام ڈٹ کے جو ہے ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بہت بڑی ڈیل خان صاحب کو آفر کر دی ہے کہ آپ کی رہائی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے بات کر لیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ مزاحمت کی سیاست کو لو کرتے ہیں، 32 سال نواز شریف کے ساتھ مل کر مزاحمت ہی کی، سچی بات ماننی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو مزاحمت کی ہے ہم سمجھتے تھے کہ وہ نہیں کر سکے گا، لیکن انہوں نے کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ان کی مزاحمت لے ڈوبی ہے یا ہماری مفاہمت لے ڈوبی۔ خان صاحب نے تو جناب اس وقت پورے کے پورے نظام کو جو ہے ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ مزید کہا کہ شہباز گل اور اعظم سواتی کو میں نے خود کہا کہ آپ شکایت کریں، ہم ان کے خلاف انکوائری کریں گے اور ہم ان کو جو ہے وہ عہدوں سے فارغ کر دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ آپ نے میرے اوپر جو ہے وہ منشیات کا مقدمہ کیا تھا، لیکن اللہ الحق ہے اور اللہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ تو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ میرے اوپر جو ہے وہ مقدمہ عمران خان نے PTI نے کیا تھا، بلکہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا، وہ آرمی چیف کا جو ہے وہ نام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا شہباز گل کو اور اعظم سواتی کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ انکشاف کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مزاحمت ہمیں لے ڈوبی ہے یا ہماری مفاہمت لے ڈوبی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا کہ ان کو جو ہے وہ خطرہ کس سے ہے۔ خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے اوپر رندہ پھیرا، خان صاحب نے ان کی سیاست کو تباہ کر دیا۔ اب ان کو خطرہ یہ ہے، اب یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا، یعنی کہ گارنٹی یہ مانگ رہے خان کی گارنٹی کون دے گا کہ اگر عمران خان نے 180 سیٹیں واپس مانگ لی تو پھر کیا ہوگا۔ اب اگر عمران خان ڈیرہ جیل سے واپس آ گیا پھر کیا ہوگا۔ اندازہ لگائیں، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن کے اندر آپ یہ سوچیں کہ ڈیرہ جیل میں جو پڑا کہہ دیا ہے آپ اس کو رہا کر رہے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے، ٹی وی پر ایک خبر چلتی ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اڈیالہ جیل کے دروازے 5:30 بجے کھول دیا جائیں گے یا فلاں ٹائم پر کھول دیا جائیں گے، اور پھر آپ اس منظر کا اندازہ کریں کہ جب عمران خان اڈیالہ جیل کے باہر نکل رہا ہوگا، گاڑیاں لائن میں لگی ہوں گی، عوام کا سمندر کھڑا ہوگا، پاکستان کی سیاست میں پولیٹیکل ڈائنامکس میں ایک مکمل 180 کا شفٹ آئے گا، اور پھر عمران خان کو زمان پارک پہنچنے میں کئی مہینے جو ہیں وہ لگ جائیں گے۔ تو اسی خوف سے جناب اس کو جیل سے باہر نہیں نکالا جا رہا، تو اس سے گارنٹی مانگی جا رہی کہ جناب آپ بات نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ یہ کر لیں۔ خان خاموش ہونے والا نہیں ہے، اس نے جواب دے دیا کہ جناب میں خاموش نہیں ہوں گا، میں جب باہر آؤں گا تو آپ اندازہ کریں کہ پھر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، اور اسی خوف سے اس کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب اس کو اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے پھر وہ سسٹم کے اوپر بھاری ہے، اور وہ یہی بات کرتا ہے کہ جناب میں آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ اب تک کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنا لازمی خیال رکھنا لگے۔ من پاکستان زندہ باد۔